आपको पता है एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भारत ने रामसार कन्वेंशन में साइन कब किया, मतलब इंक्लूड अपने रामसार साइट को साइन कब किया गया था? 1982 में। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आके गया है। अब देखो, अभी अगेन मैं बोल रहा हूं, आपके इस साल के एग्जाम में अमेंडमेंट के आने के चांसेस 43rd के अलावा 14th के हैं। 14th अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया था? हाई कोर्ट की जो रिटायरमेंट एज पहले 60 होती थी उसको इंक्रीज करके 62 कर दिए। इस बार और बता देता हूं कौन से अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आने के थोड़े बहुत चांसेस है। 61st अमेंडमेंट पे आने के चांसेस हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत में हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया है, अगर आपको लग रहा होगा निर्मला सीतारमण, तो आप गलत है। तो आपको पता करना है कि मोरारजी देसाई। लेकिन एक चीज याद रखना है, मोरारजी देसाई ने 10 बार, कितने बार बजट पेश किया है? 10 टाइम्स। क्या पता आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि बजट, ये जो वर्ड है किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच। इस साल का जो बजट है वो संडे को पेश किया गया है, और संडे को भारत ने आज तक केवल 2 बार बजट पेश किया है। पहली बार पेश किया गया था 1999। अच्छा, अभी मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, कोरल रीफ कहां पाया जाता है बेटा? वार्म करंट या वार्म वाटर में। तो नॉर्मल सी बात है, किसी भी देश के ना वेस्टर्न पार्ट में कोल्ड करंट होता है। लिख लो, किसी भी देश के कौन से पार्ट में होता है? वेस्टर्न कोस्ट में कौन सा करंट पाया जाता है? कोल्ड करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहली न्यूज, बहुत बार हमने रामसार साइट के बारे में डिस्कस किया है, आज फिर से एक बार कर लेते हैं। ठीक है, ये एक आपका लेक है जो राजस्थान का है, और एक आपका लेक है सोपारा या सोपरा लेक जलाशय, या इसको रिजर्वॉयर कहा जाता है, जिसे अभी इंक्लूड किया गया है। इसका नाम एक बार देखो, ये सस्टेरू लेक नहीं है, ये सिसेरगढ़ समथिंग ऐसा कोई एक स्पेसिफिक लेक है जो राजस्थान के अजमेर में है। ठीक है, ये एक बार चेक करिएगा इसका एग्जैक्ट नाम क्या है। फिलहाल आपको याद रखना है 2 लेक को अभी इंक्लूड किया गया है, कौन सी साइट में? रामसार साइट में। कौन सी साइट में? रामसार साइट में। अब आप बात कर लेते हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए बेटा न्यूज, थोड़ा आपको रामसार साइट के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, रामसार का मतलब क्या होता है? इट इज अ सिटी जो कि कहां पर लोकेटेड है? ईरान। रामसार साइट्स क्यों कहा जाता है? ईरान के अंदर 2 फेब 1971 को एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में यह डिसाइड किया गया था कि भाई ऐसी कुछ वाटर बॉडीज है जिसका इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल लेवल में बहुत ज्यादा है, वहां पर बर्ड्स आते हैं, पानी पीते हैं और मर जाते हैं, तो हमको उसको कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब वो ज्यादा पोल्यूटेड बॉडी ना हो। तो इस मीटिंग में हमने डिसाइड किया था। आपको पता है एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भारत ने रामसार कन्वेंशन में साइन कब किया, मतलब इंक्लूड अपने रामसार साइट को साइन कब किया गया था? 1982 में। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आके गया है। आपको इतनी चीज बेटा अपडेट रखनी है। रामसार साइट का मतलब क्या होता है? ऐसी साइट जो रामसार डिक्लेयर की गई है उसे क्या कहा जाता है? वेटलैंड। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फेब। ये हमने हर बार डिस्कस किया है। फिलहाल अभी जो हमने न्यूज देखा कि भाई 2 लेक्स है जिसे इंक्लूड किया गया है रामसार साइट में, तो अभी टोटल नंबर ऑफ रामसार साइट अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में कितनी है? 96। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन हो सकता है कि टोटल रामसार साइट्स भारत में अभी कितना है? इतना है। एक चीज और कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं पूछने वाला, इसको आप जाने दीजिए। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि ये जो राजस्थान का लेक था इसको किसने बनाया था? आपको याद रखना है, महाराजा महाराजा विनय सिंह। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, मल्टी लाइनर के लिए आप लोग याद रख सकते हैं। सिली सेर नाम है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका नाम है सिली सेर। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, सिली सेर लेक कहां पर है? राजस्थान के अजमेर। गोकुल अगर लेक पूछा जाए या रिजर्वॉयर पूछा जाए कहां है, तो बिहार में है बेटा। उदयपुर झील अगर पूछा जाए कहां है, तो उदयपुर राजस्थान में है। ये क्या है? राजस्थान। अच्छा, क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, भारत में टोटल नंबर ऑफ रामसार साइट कितने हैं? 96। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम रामसार साइट का है तमिलनाडु में, कितने हैं? 18। ऑप्शन में अगर तमिलनाडु ना दिखे तो उत्तर प्रदेश, कितने हैं? 10। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे क्यों नहीं हो सकता कि भारत का पहला रामसार साइट बताओ? ठीक है, चिल्का लेक। चिल्का लेक, ये 1982 वाला ही है, भारत का पहला साइट था चिल्का लेक। और ऑप्शन में अगर चिल्का लेक ना हो तो केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव, दोनों एक ही साथ, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क कहां आता है? राजस्थान, भूलिएगा नहीं। अच्छा, राजस्थान में इस बार हमने करंट अफेयर पढ़ा था, राजस्थान भारत का पहला राज्य बना था, इलेक्शन से रिलेटेड कोई उसने इनिशिएटिव चालू किया था। कोई मुझे बताएगा किस चीज में राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया? इलेक्टोरल रोल को डिजिटलाइज किया था उसने। इलेक्टोरल रोल मैंने बताया था क्या होता है। इलेक्टोरल रोल क्या होता है?
इलेक्टोरल रोल मतलब पूरे वोटर्स लिस्ट को उसने डिजिटलाइज कर दिया ताकि फ्यूचर में धांधली ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और क्या कुछ अदर रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। इंडिया ने रेटिफाई कब किया था इस कन्वेंशन को? 1982 में। क्वेश्चन अगर पूछा जाए पूरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रामसार साइट एरिया वाइज कहां पर लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक आज ज्यादा हुआ है, देख लेना। भारत में सबसे ज्यादा एरिया वाइज अगर पूछा जाएगा रामसार साइट किस राज्य में उपलब्ध है? वेस्ट बंगाल में। आंसर अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या नाम है उसका? सुंदरबंस। एरिया क्या है? 4230 स्क्वायर किलोमीटर। भारत का सबसे स्मॉलेस्ट रामसार साइट पूछा जाए तो रेणुका लेक। रेणुका लेक कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। और अगर ऑप्शन में ये वाली चीज ना डाली जाए तो आंसर हो जाएगा ये वेम्बनूर लेक। ये कहां आता है बेटा? तमिलनाडु में। दोनों का एरिया सेम है, 0.2 स्क्वायर किलोमीटर। भारत का सबसे ओल्डेस्ट रामसार साइट अगर पूछ लिया जाए तो चिल्का लेक, अभी बता दिया हूं। ठीक है, चिल्का लेक। सबसे ज्यादा अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसार साइट अगर पूछा जाए तो कहां पर है? तमिलनाडु। चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं। न्यूज 2 आज की देख लेते हैं। जस्टिस ये हो जाएगा बेटा मोहम्मद मुश्ताक 24वें चीफ जस्टिस बने हैं सिक्किम के। लिख लीजिएगा, संगम कुमार है ये। सुमन संगम कुमार होगा वैसे ही, मिस्टर कुमार याद रखिए, वैसे तो संगम ही होना चाहिए। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। और सुमन सेन हो जाएंगे केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। 3 चीफ जस्टिस मैंने बताए हैं। ठीक है, हाईकोर्ट के। अच्छा, कभी भी मुद्दा ना ये वाली न्यूज कवर कराने का नहीं था, इसके नीचे जो मैं बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। रेयर चांसेस है कि किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ ले कि इस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम बता दो। क्वेश्चन क्या पूछेगा? ये जो मैं नीचे बताने वाला हूं इस पे आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस काफी चेंज हुए हैं। ठीक है, चलो ठीक है। फिलहाल कोर्ट की अगर हम बात कर रहे थे तो आपको याद रखना है, इंडिया में हाईकोर्ट की अगर बात कर रहा हूं तो टोटल नंबर ऑफ हाईकोर्ट कितने हैं? 25। भारत का पहला हाईकोर्ट का नाम क्या था? कलकत्ता हाईकोर्ट। कब स्टेब्लिश किया गया था? 1862। किस एक्ट के थ्रू स्टेब्लिश किया गया था? हाईकोर्ट एक्ट 1861। ये 3 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। टोटल हाईकोर्ट्स 25। पहला हाईकोर्ट कोलकाता, कौन से एक्ट के थ्रू स्टेब्लिश हुआ था? हाईकोर्ट एक्ट 1861। अब बात कर लेते हैं कुछ कंसेप्ट्स की। हाईकोर्ट के हेड को क्या कहा जाता है? हाईकोर्ट का जो हेड होता है बेटा उसे कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट। ठीक है, तो ये चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि उसको ओथ दिलाता है गवर्नर। ये एग्जाम में लोग गलती कर देते हैं। ओथ कौन दिलाएगा, यानी शपथ कौन दिलाएगा? गवर्नर। अब बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस या हाईकोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन क्या है। 10 साल मिनिमम उसको एडवोकेसी करनी चाहिए हाईकोर्ट में, या 5 इयर्स एज अ जज ऑफ, आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट। हाईकोर्ट का अगर चीफ जस्टिस बनना है तो वो वहां का जज होना चाहिए 5 साल के लिए, और 10 साल की एडवोकेसी होनी चाहिए। दो में से कोई भी एक रहा, आप बन सकते हो वहां के चीफ जस्टिस। डन। रिटायरमेंट एज भी मत भूलिएगा, 62 ईयर्स। और ओथ तो मैंने बता दिया। एक चीज और, एक एग्जाम में कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग इसको हाईलाइट कर पाओ। बेटा लाल कलर लिख दिया, मतलब सुपर इंपॉर्टेंट। पहले रिटायरमेंट एज जो हाईकोर्ट के जज की होती थी वो 60 होती थी, अभी है 62। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये किया गया था? आंसर याद रखना है 14th अमेंडमेंट एक्ट। 14th अमेंडमेंट एक्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा याद है इस बार मैंने आप लोगों को, अच्छा मैंने हमेशा बोला है कि मेरे प्रिडिक्शंस वर्क करते हैं। याद है इस बार मैंने क्या बोला था? मैंने देख के आ गया इस बार के एफकेट का क्वेश्चन क्या था। याद है हमने क्या क्या देख लिए? जितने भी सेंचुरीज मारी गई है रिसेंट में हमने देख के रखी है। 75 साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हो गया है, 75 साल सुप्रीम कोर्ट को हो गए हैं, 100 साल यूपीएससी को हो गए हैं, 150 साल वंदे मातरम को हो गए हैं, 350 साल तेग बहादुर को हो गए। अभी आपके 2-3 दिन पहले यानी 31 जनवरी सॉरी, एफकेट का पेपर हुआ। मैंने आपको पहले ही बोला था सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस बार कोई भी एग्जाम होने दो, भर भर के क्वेश्चन आएंगे। तो रिसेंट टाइम में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको, वो क्वेश्चन पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। बस क्वेश्चन क्या था वो बता देता हूं। मैंने आपको बताया था 43rd अमेंडमेंट एक्ट पे आया। 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऐसा ही कुछ इनका क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया था। सबसे पहले अगर आपको ये अमेंडमेंट बाद में याद रखना है, पहले तो मुझे बताइए 42nd अमेंडमेंट एक्ट सबको याद है? 1976 वाला। कौन मुझे बताएगा इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था? ठीक है, प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए थे। वो कौन सा 3 वर्ड है? SIS। पक्का? ये एक चीज कोई भी बता देता है, लेकिन आपने नोटिस किया 42nd अमेंडमेंट एक्ट किस ईयर को पास किया गया था?
1976। 1976 मतलब उस समय भारत में क्या चल रहा था? इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब आपातकालीन। आखिरी बार नेशनल इमरजेंसी यहीं पर डिक्लेयर की गई थी। किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, जो कि चला था 1977 तक। आपके एग्जाम में बेटा ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। एक और चीज बता रहा हूं, इमरजेंसी के आने के चांसेस आपके एग्जाम में क्यों है इस साल? इमरजेंसी आखिरी बार लगाई गई थी 75 में, उसको पूरे 50 साल हो गए 2025 में। जून 2025 में इसको कितने साल हो गए? 50 साल। और अगर 50 साल हुआ है तो इमरजेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। हो सकता है इस बार आपको क्वेश्चन आ जाए स्टैटिक जीके से, रेलवेज की एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर डे कब मनाया जाता है? कौन मुझे बताएगा? 25 जून बेटा, जुलाई नहीं। 25 जून भूलिएगा मत, क्योंकि कारण क्या है? 25 जून को ही इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था 1975 को, जो कि संविधान की हत्या कर दी गई थी। तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर डे। और ये कौन ने स्टार्ट किया है? मोदी जी ने। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब मुद्दा कर लेते हैं। अगर इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, नॉर्मल सी बात है, डिक्टेटरशिप की होगी, थोड़ा बहुत डिसीजंस इंदिरा गांधी ने ऐसा लिया गया होगा जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो अब देखो, उसने 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी सरकार ने पारित किया था 1976 में। उसमें उसने दो चीज की थी। सुप्रीम कोर्ट से उसने एक पावर छीन ली थी, उस पावर का नाम था रीट्स पावर, कि भाई वो रीट्स इशू नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से दूसरी पावर छीनी थी, जुडिशियल रिव्यू पावर। तो इस साल का जो क्वेश्चन था 43rd अमेंडमेंट वाला, वो इससे रिलेटेड था। क्वेश्चन देखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 42वें अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या किए थे? सुप्रीम कोर्ट से कौन सी पावर छीन लिए थे? जुडिशियल रिव्यू पावर। मतलब सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू अपनी पावर यूज नहीं कर सकता, केसेस हैंडल नहीं कर सकता जुडिशियल से रिलेटेड। उसको क्या किया गया था? 42 के तहत छीन लिया गया था और इसको वापस कर दिया गया था 43 के थ्रू। पक्का समझ में आया? मतलब 43rd अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया था? जुडिशियल रिव्यू पावर सुप्रीम कोर्ट को हमने क्या किए थे? वापस कर दिए थे, रीस्टोर कर दिए थे। ये इस साल का क्वेश्चन है, 43rd अमेंडमेंट एक्ट लिख लो। क्या पता आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आ जाए। और मैं लिख के दे रहा हूं, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होगा लोगों के लिए। जुडिशियल रिव्यू पावर सुप्रीम कोर्ट को कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दी गई थी? 43rd अमेंडमेंट एक्ट। जब वो गर्ल ने बताया, हमारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने जैसे ही बताया, सर हमको 43rd अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, हमारे वहाँ डायरेक्टर सर खड़े थे, वो हमेशा बोलते मेरे को सब आता, मेरे को सब आता। उनको जैसे उस लड़की ने पूछी कि सर 43rd के ऊपर क्वेश्चन आया था, और मैं गर्ल्स, पूरे बॉयज और गर्ल्स के साथ बैठा हुआ था वहाँ स्टूडेंट वाले इसमें, सर बोल रहे थे सुमित तुम सेशन स्टार्ट करो। अब मैं बोला सर आपके रहते मैं कैसे कर सकता हूँ, आप स्टार्ट कीजिए। तो सर आए, खुद ही सर ने स्टार्ट किया, और सर ने जैसे ही पूछा कि कौन सा क्वेश्चन आया था, उसने बोली 43rd। सर के चारों खाने चित हो गए। सर बोलते बेटा 42nd पूछ सकता था, 44th पूछ सकता था, 43rd कैसे पूछा? मैं बोला ये तो मैंने पहले ही बता के रखा था इन लोगों को, जुडिशियल रिव्यू आएगा, और उन लोगों को मैंने पूरे अमेंडमेंट्स करा के रखा था कि जुडिशियल वाला ये है, ये कोई भूलेगा नहीं। अब देखो, अभी अगेन मैं बोल रहा हूं, आपके इस साल के एग्जाम में अमेंडमेंट के आने के चांसेस 43rd के अलावा 14th के हैं। 14th अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया था? हाई कोर्ट की जो रिटायरमेंट एज पहले 60 होती थी, उसको इंक्रीज करके 62 कर दिए। इस बार और बता देता हूं कौन से अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आने के थोड़े बहुत चांसेस है। 61st अमेंडमेंट पे आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पहले आपकी वोटिंग एज थी 21, उसको रिड्यूस करके 18 कर दिया गया था। कोई भी नहीं भूलेगा, ये एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। बट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा था? 61st अमेंडमेंट एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? 1988। मतलब 1988 के पहले हमारे भारत में वोटिंग एज 21 हुआ करती थी, 1988 के बाद 18 हो गई। ये कोई भी इंसान भूलेगा नहीं। ये कुछ अमेंडमेंट आपको इस साल अच्छे से याद करके चलना है। अच्छा, इलेक्शन के आने के क्यों चांसेस है बेटा? क्योंकि इलेक्शन को भी 75 साल हो गए। इलेक्शन से रिलेटेड क्या पता आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई बताइए, ईवीएम मशीन से इस बार बहुत सारी धांधली हुई है। पहली बार भारत में ईवीएम का यूज कब किया गया था? 1982 में। कहां पर किया गया था? केरला इलेक्शन में। ये ईवीएम से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखिएगा। और बेटा रेलवेज में एक चीज और आपको याद रखनी है, रेलवेज में ना जीके थोड़ा इजी पूछा जाता है। अगर आप बेसिक्स अच्छे से कर लोगे तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। बस स्टैटिक जीके थोड़ा 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 थोड़ा, रोज का ना आपको 1 घंटा जीके पढ़ना है, मोर देन इनफ होगा। 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा। अगर इससे कम आप सोच रहे हो तो बेटा क्या कर सकते हो, अभी रेलवेज में ना 40 क्वेश्चन आपके जीके के, 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी क्या करनी है, वो 60 क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी आपकी अलग रहेगी, 40 क्वेश्चन की आपकी स्ट्रेटेजी अलग रहेगी। अब उसमें भी आपको मैं बताना चाहूंगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका रीजनिंग अच्छा ना हो। रीजनिंग हर कोई सॉल्व करता है। रीजनिंग से दिल नहीं लगाना है, दिल लगाना है तो मैथ्स के साथ लगाओ। दूसरी बार अगर किसी से प्यार करना है तो आप अपने जीके के साथ प्यार करिए, तभी आप एग्जाम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? और उसके बाद तीसरी बार आप किसी और के साथ दिल लगाइए। ठीक है, यानी हम यहां पर आपको
सारी चीज बताई जाएगी। हाँ फिलहाल इतने ही हाई कोर्ट्स के आर्टिकल मैं आपको करा रहा हूं। देखो हाई कोर्ट्स के आर्टिकल कितने सारे हैं, 2014 नहीं 214, 214 से लेके 231 तक हाई कोर्ट के आर्टिकल्स है, बस मैं इतने ही आपको याद करवा रहा हूं। 214 में लिखा है भाई हर एक राज्य में अपना एक हाई कोर्ट होगा। 217 में लिखा है कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस को अपॉइंट कौन करता है, ब्रैकेट में लिख लेना प्रेसिडेंट। 219 में लिखा है भाई ओथ कौन देता है जजेस को, ब्रैकेट में लिख लेना गवर्नर। ठीक है। 221 में लिखा है सैलरीज ऑफ जजेस। 231 में लिखा है पार्लियामेंट चाहे तो एक कॉमन हाईकोर्ट स्टेब्लिश कर सकता है फॉर 2 और मोर स्टेट्स। डन। चलो एक बोनस दे देता हूं, एक बोनस दे देता हूं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल छूट गया 226, रीट्स पावर। ये कोई भी व्यक्ति नहीं भूलेगा। अगर मुझे बोला जाए कि इसमें से कौन सा आर्टिकल नहीं भूलना, ये वाला आर्टिकल नहीं भूलना है, 100 बार पूछा गया है। रीट्स पावर कोई भूलेगा नहीं। रीट्स क्या होती है, ये एक पावर है जो केवल दो कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट के पास है। आखिरी चीज रीट्स के बारे में आज आपको याद रखना चाहिए, हर बार बताता हूं, रीट्स पावर टोटल कितने तरह की होती है, 5। बाकी चीजें डिटेल में बाद में देखेंगे। हाँ रीट्स पावर मैंने हाई कोर्ट की बताई है 226, सुप्रीम कोर्ट की है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्लॉज 2, ये ब्रैकेट वाला 2 भी लिखना, आर्टिकल 32 क्लॉज 2। चलो अब हैबिस कॉर्पस की बात की गई है तो बता देता हूं। हाँ रीट्स वैसे 5 तरह की होती है, डिटेल में मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको बता देता हूं 5 तरह, अगर आप लिखना चाहो तो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हैबिस कॉर्पस, ये पहली रीट्स हो गई। मैंडेमस, सर्चियोरारी, को वारंटो और प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन आपको ये याद रखना है। अब मैं बताता हूं आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सी रीट्स पावर नहीं है, 5 की पांचों पता होनी चाहिए, लिख लो, डिटेल में बाद में देख लेंगे। मैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट पे क्या पूछा गया था, बहुत फेमस क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी ज्यूरिसडिक्शन पावर सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। 4 ज्यूरिसडिक्शन पावर हमने डिस्कस करके रखा है, चारों ज्यूरिसडिक्शन पावर लिखा रहा हूं। ज्यूरिसडिक्शन, अच्छा ज्यूरिसडिक्शन अगर किसी को यहां पर दिक्कत हो रही होगी तो आप लिख लेना। अच्छा ज्यूरिसडिक्शन का मतलब हो जाता है पावर, ये भी एक पावर्स होती है जो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट की टोटल 4 ज्यूरिसडिक्शन पावर है। पहले का नाम है ओरिजिनल, दूसरे का नाम है अपीलिएट, तीसरे का नाम है एडवाइजरी और चौथे का नाम है रीट्स। तो रीट्स क्या है, ज्यूरिसडिक्शन पावर है किसका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। ये 4 ज्यूरिसडिक्शन होता है। एग्जाम में ये चारों करो, मैं बाद में डिटेल में बता दूंगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा देता हूं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट किसके केसेस देखता है, 2 राज्य के बीच में अगर झगड़ा चल रहा है तो लिख लो, डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट्स। अगर 2 राज्यों के बीच में झगड़ा चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट केस हैंडल कर रहा है, वो कौन सा ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, मान लेते हैं अगर आप हाई कोर्ट में गए हो, हाई कोर्ट में आप केस हार गए, आपको लग रहा है यार मैंने तो पूरे सबूत पेश कर दिया, जज ने जानबूझ के मुझे हरा दिया, आप नॉर्मल सी बात है हाई कोर्ट के खिलाफ अपील करोगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, तो वो अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आप अगेंस्ट, अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन आपको कौन सा हक देता है कि आप हायर कोर्ट में जा सकते हो लोअर कोर्ट के खिलाफ, कि आपको डिसीजन भाई समझ में नहीं आया, आपने सारे सबूत दे दिए, उसके बावजूद आप केस हार गए, तो अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन के तहत आप क्या कर सकते हो, अपर कोर्ट में जा सकते हो। पक्का। अब आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, नाम में ही एडवाइस है, राष्ट्रपति, इसमें बता रहा हूं मैं, प्रेसिडेंट क्या करता है, एडवाइस लेता है किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। खत्म, समझ में आ गया। और एक आखिरी में बच गया बेटा रीट्स पावर, जो कि मैंने आपको 5 तरह का होता है बता दिया है। और उसमें भी मैं बताना चाहूंगा ये एकलौता रीट्स पावर है, ये देखो, ये एकलौता रीट्स पावर है जो कॉमन मैन के लिए है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी रीट्स पावर है जो कॉमन मैन के लिए अवेलेबल है, ये याद रखिएगा। यही रीट्स पावर का यूज करके, अब हैबिस कॉर्पस क्या होता है, अगर मान लीजिए आप बेगुनाह हो, पुलिस वालों ने आपको जानबूझ के फंसा दिया है, आपके प्रीवियस कोई केसेस चल नहीं रहे हैं, तो आपको हक है अपना, कोर्ट में आप लॉयर बुलाओगे और लॉयर बोलेगा भाई ये इनोसेंट है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनको तुरंत के तुरंत रिलीज किया जाए। तो कोर्ट ऑर्डर करेगी पुलिस वालों को, भाई एक काम करो, ये पहली फुर्सत में इस आदमी को रिलीज कर दो। पक्का समझ में आ रहा है, ये चीज आपको याद रखना है, ये आपकी दृश्यम में दिखाई गई है हैबिस कॉर्पस के बारे में। अब आएगा बेटा आपका ये निकोलस मादुरो, कौन है बेटा ये, निकोलस मैड्यूरो। आपको पता है ये वेनेजुएला का राष्ट्रपति है, ये वेनेजुएला का
राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट था। भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप ने इनके देश में घुस के मियां बीवी दोनों को उठा लिया, और कारण क्या बोला कि तुम हमारे देश में आके ड्रग्स बेचते हो तो हम तुमको उठा लेते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा वेनेजुएला का अब रीजन क्या बताया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग खराब हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि उसको नोबेल पीस प्राइज मिले, लेकिन नोबेल पीस प्राइज पता है इस साल का किसको मिल गया? वेनेजुएला के किसी व्यक्ति को। ऐसे अपनी थेरीज लगाई जा रही है कि इसलिए उसका दिमाग खराब हुआ और वहां के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप ने उठा लिया। अब आपको याद रखना है, हालांकि ये तो 1 महीना पुरानी न्यूज है, 3 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने इनको उठाया और अपने कोर्ट में खड़ा कर दिया। बोले बताओ तुम क्या प्लीड करते हो, गिल्टी या इनोसेंट? बताओ इसने क्या प्लीड किया? इनोसेंट। ये बोला आई एम इनोसेंट, मैंने कुछ किया हुआ नहीं है, मेरे खिलाफ सारी चीज साजिश रची जा रही है। इस साल का फिलहाल ये मुद्दा उठाने का मेरा मतलब क्या है, इस साल आपके हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई राष्ट्रपति के घर से मादुरो को उठाया, उसकी वाइफ के साथ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। लिख लीजिएगा ये वाला, ऑपरेशन का नाम था एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या पता क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये वाला आ जाए कि इसको गिरफ्तार कर लिए, इसके बाद अब वेनेजुएला का कोई तो बंदी होगी या बंदा होगा जो राष्ट्रपति बनाया गया होगा। तो याद रखिएगा डेल्सी रॉड्रिगेज, ये जो फीमेल दिख रही है अभी आपकी वहां की फीमेल प्रेसिडेंट है। डन। अच्छा एक और चीज हम बताना चाहेंगे ये मादुरो के बारे में। नाम थोड़ा डिफरेंट है बेटा, मादुरो। फिलहाल ये याद रख लीजिएगा। अच्छा नाम में आपको हिंदी वर्जन नहीं लग रहा है, मां तू दूर हो, तो ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अच्छा हाँ एक और चीज, न्यूज में कौन सा देश चल रहा है? वेनेजुएला। आपको याद है हमने पहले करंट अफेयर क्या किया था? ये दुनिया की पहला देश है जो ग्लेशियर फ्री डिक्लेयर किया गया है। ग्लेशियर फ्री पूरे वर्ल्ड का पहला देश है जहां पर ग्लेशियर था, पूरा का पूरा ग्लेशियर पिघल चुका है। और ग्लोबल वार्मिंग करो बेटा, चूल्हे में खाना बनाया जा रहा है, जंगल में कैंपिंग करी जा रही है, ठीक है, फोकट में 5 रुपए की चाय पीने के लिए 40 किलोमीटर दूर पेट्रोल फूक रहे हैं। तो याद रखना यही रीजन है, सारा का सारा ग्लेशियर खा गए अपन लोग। फिलहाल बात कर लेते हैं वेनेजुएला। 2 कारणों से न्यूज में चल रहा था, ग्लेशियर फ्री डिक्लेयर कर दिया जा चुका है, दूसरा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया है। क्या पता आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि वेनेजुएला का कैपिटल क्या है? ये है काराकास। इस ये याद रखना भी बहुत ज्यादा आसान है, नाम में ही वैन है, वैन का सिनोनिम क्या है? कार। तो याद रख लीजिएगा काराकास उसका कैपिटल हो जाएगा। वैसे हम एक और फैक्ट बताना चाहेंगे निकोलस के बारे में। भाई साहब अपने इन्होंने जीवन की शुरुआत की थी एज अ बस ड्राइवर, आगे जाके सन 2006 में ये बनते हैं फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, उसके बाद 2012 में ये बनते हैं अपने देश के वाइस प्रेसिडेंट, और 2013 में बनते हैं अपने देश के राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है कोई चीज छोटी नहीं होती बेटा। आप ऑटो ड्राइवर बनिए, क्या पता आप कल जाके सीएम बन जाओ। अपने पप्पा को बताते आएगा, पप्पा आजकल तो बेटा कुछ भी हो रहा है, चाय बनाने वाला पीएम बन रहा है, बस ड्राइवर आपका सीधा प्रेसिडेंट बन रहा है, और आपका बस कंडक्टर रजनीकांत बन जा रहा है। आपको पता है रजनीकांत ऐसा कर लिया था, उसके बाद उसको किसी ने देखा, बोले ये कैसे किए, काम करिए आप ये कैमरे के सामने कर दीजिए। किस्मत बेटा किसी को नहीं पता कब कहां चमक जाए, लेकिन बेटा किस्मत फूटी भी निकल सकती है। बस ड्राइवर को वापस, पहले बस के अंदर बैठता था अब जेल के अंदर चला गया है तो याद रखिएगा किस्मत बेटा कभी भी पलट सकती है। फिलहाल बात कर लेते हैं हमारे संविधान से कनेक्ट करके। अब राष्ट्रपति अगर न्यूज में चल ही रहा है तो ये कुछ आर्टिकल्स है जो आपको याद रखने चाहिए। एक काम करते हैं, पहली चीज हमने 52 से 62 के बीच में पहले से ही हमने देख के रखा है कि किसके आर्टिकल्स हैं। प्रेसिडेंट के आर्टिकल कहां से कहां तक है? 52 से 62 के बीच में। हमने हमेशा क्या देखा था, आर्टिकल 52 क्या बोलता है? भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, मतलब आर्टिकल 52 में कहा गया है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है? एग्जीक्यूटिव पावर। कौन सी पावर? एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या होता है? अपॉइंटमेंट पावर। राष्ट्रपति अगर किसी को भी अपॉइंट करता है वो पावर को क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटिव पावर। लेकिन याद रखना अपॉइंटमेंट में इसमें कवर क्या हो रहा है? केवल एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? केवल 3 पोस्ट है, पीएम, कैग, एजीआई और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये 3-4 पोस्ट को मिला के केवल यही एग्जीक्यूटिव को वो अपॉइंट करेगा, उसको क्या कहा जाएगा? एग्जीक्यूटिव पावर। पक्का ये इतनी चीज समझ में आ गई? याद रखने का तरीका क्या था? मिरर के अंदर बेटा इस ई को देखो 3 दिखेगा, और पूरे 52 और 62 के बीच में 3 केवल एक ही जगह पे, 53। अब बात कर लेते हैं 54 की, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। याद आपको पता है एक एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन क्या पूछा? राष्ट्रपति को जो लोग वोट करते हैं वैसे उसको क्या कहा जाता है? स्कूल कॉलेज कभी पढ़े नहीं क्या? इलेक्टोरल कॉलेज। कोई नहीं बता रहा है, बहुत बुरी हालत है आप लोगों की, गलत बात है ये। इलेक्टोरल कॉलेज वर्ड ऑफ द डे लिख लो सब लोग।
इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है? जो लोग राष्ट्रपति को वोट करने वाले हैं उस ग्रुप ऑफ पीपल को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा था? इलेक्टोरल कॉलेज किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आंसर हो जाएगा 54। ये लिख लीजिएगा। एक नया पेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए बना रहा हूं बेटा। राष्ट्रपति से रिलेटेड ना 3 आर्टिकल कोई मत भूलना, 54, 55 और 62। ये तीनों आर्टिकल में इलेक्शन वर्ड यूज किया गया है। आर्टिकल 54 में क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 55 में क्या कहा गया है? मैनर ऑफ इलेक्शन। क्या कहा गया है? मैनर ऑफ इलेक्शन। और 62 में क्या कहा गया है? मतलब आखिरी आर्टिकल है, इट्स टाइम टू होल्ड द इलेक्शन। इट्स टाइम टू होल्ड द इलेक्शन टू फील द वैकेंसी। टू फील द वैकेंसी। एक चीज बताना चाहूंगा, 3 जगह इलेक्शन वर्ड यूज हुआ है, लेकिन एक्चुअल इलेक्शन का जो मतलब होता है कि इलेक्शन कंडक्ट कराना, वो 62 में मेंशन किया गया है। ये भूलना मत। जो राष्ट्रपति के इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं वो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? 62। 54 में क्या मेंशन किया गया है? इलेक्टोरल कॉलेज। 55 में क्या वर्ड यूज हुआ है? मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन का मतलब क्या होता है? मेथड ऑफ इलेक्शन। क्या होता है? मेथड ऑफ इलेक्शन। भाई आपका इलेक्शन राष्ट्रपति का होता कैसे है? कैसे होता है? कोई मुझे बताएगा? PR। अगला बताओ, 3 लेटर के। बेटा राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं ना हम लोग। PRSTV। ये किसी को नहीं पता था? राष्ट्रपति के जो इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है उसको PRSTV बोलते हैं। फुल फॉर्म बताऊं? प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बस इतना ही याद करो। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन का मेथड है उसका नाम क्या है? PR, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ही होता है 50% प्लस एक एक्स्ट्रा वोट, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हो। तो आप लोगों को बस ये 3 आर्टिकल रट्टा मारना है, बाकी चीजें खत्म करो। अच्छा, ओथ का आर्टिकल क्या है? 60। वेरी गुड। एक काम करते हैं, आप ना कभी भी याद रखिएगा, ओथ का जो रिलेशन है वो 9 से। बताता हूं कैसे। ये जो 60 आर्टिकल है वो है ओथ किसका? प्रेसिडेंट का। 69 है ओथ किसका? वाइस प्रेसिडेंट का। 99 क्या है? ओथ किसका? MP का। 219 क्या है? ओथ किसका? हाई कोर्ट के जजेस का। ये एक साथ लिख लो, कभी कोई भूलेगा नहीं। सब जगह ओथ में 99 आया है। 999। बस ये एक लौता है जिसमें 9 नहीं आया और वो ओथ है। चौथी न्यूज आपकी आज थी बजट। आपने अभी बजट पढ़ लिया है ना? चलो एक काम करता हूं, बजट उन्होंने कवर करा दिया है, सिर्फ मैं बैकग्राउंड कवर करा देता हूं, अगर उन्होंने सर ने कवर नहीं कराया होगा तो। बैकग्राउंड कवर कराया? हाँ तो ठीक है, मैं कवर करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल डायरेक्ट जो मुझे याद है सिर्फ बैकग्राउंड कवर कराना है। इस बार आपकी मदर टेक्सेसा ने क्या किया था बेटा? आपकी मदर टेक्सेसा कौन? निर्मला सीतारमन। हर बात पे टैक्स। इवन इस साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग, आज तक किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा टैक्स वर्ड का किसी भी बजट सेशन में सबसे ज्यादा उपयोग जो किया गया है वो मदर टेक्सेसा द्वारा किया गया है। कितने बार? 140 बार। 140 बार उन्होंने टैक्स वर्ड का उपयोग किया अपने पूरे सेशन में। ये बेटा टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे दिया हुआ था कि 140 बार इस साल टैक्स वर्ड का। अब आपको पता तो चल गया होगा बेटा। खोल, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने पूरा टैक्स खोल के रख दिया। अब आपको नया टैक्स स्लैब याद करना है। टैक्स में इंसान क्या करे, मतलब कमाना छोड़ दे, या इसीलिए फिर धांधली होती है भारत में। धांधली इंसान ऐसे ही करता है। अब आप 4 लाख रुपए भी कमा रहे हो तो टैक्स दे दो। अब नया टैक्स स्लैब क्या है? अगर आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख के बीच में है तो आपको 5% का टैक्स देना है। अगर 8 से 12 लाख के बीच में है तो आपको 10% देना है। 12 से 16 लाख के बीच में है तो आपको 15% देना है। 16 से 20 लाख के बीच में है तो 20% देना है। 20 से अगर 24 लाख के बीच में है तो 25% आपको अपने इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर 24 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% देना पड़ेगा, और अगर 50 लाख से ज्यादा है तो 100% टैक्स देना पड़ेगा। बस यही बच गया है बेटा, ठीक है? तो फिलहाल आपको ये याद रखना है, 7 करोड़। तो आपको बस यही चीज रखनी है। ये मैंने टैक्स स्लैब इस साल का बता दिया है। अच्छा एक और चीज, टैक्स स्लैब याद रखना बहुत आसान है। देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। टैक्स स्लैब का मिनिमम परसेंटेज क्या है? 5, और मैक्सिमम कितना टैक्स स्लैब में रखा गया है? 30। नोटिस क्या करना है, सब 4-4 लाख से बढ़ रहे हैं और यहां 5-5% बढ़ रहे हैं। तो आप बस ये एक याद कर लो और 4-4 लाख बढ़ा के 5-5% बढ़ा दो। अच्छा कोई मुझे बताएगा, टैक्स से मुझे याद आया है, स्पेशली बैंकिंग वाले, 24 जुलाई कोई बेटा भूलना मत। देखो मैं बताता हूं इनकम टैक्स डे याद कैसे रहेगा बेटा। इनकम टैक्स तो आप तभी भर पाओगे जब ज्यादा कमाओगे। ज्यादा कमाने के लिए 24 घंटा मेहनत करना पड़ेगा।
तो आप ये याद कर सकते हो, 24 तारीख, 24 घंटे मेहनत करोगे ज्यादा कमाओगे। 24 जुलाई। अच्छा वैसे रीजन बता देता हूं, 24 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 जुलाई 1861 में पहली बार इनकम टैक्स भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका रीजन भी बता देता हूं, आपको हिस्ट्री पढ़ाया गया है। कौन पढ़ाए थे हमारे? प्रफुल्ल सर, प्रमोद सर, सॉरी प्रमोद सर, आई एम सॉरी सर, प्रमोद सर, हाँ प्रमोद सर ने आपको ये हिस्ट्री पढ़ा चुका है। देखो मैं बताता हूं रीजन इनकम टैक्स भारत में क्यों लगा। आपको पता है 1857 की लड़ाई हुई थी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, है ना, 1857। कौन लड़ी थी? झांसी की रानी। एक बात बताना चाहूंगा, झांसी की रानी ने बेटा जोश जोश में सब तोड़ फोड़ डाली, सिर्फ अकेले नहीं, हमारे अलग अलग लोग थे जो अलग अलग बिल्डिंग्स तोड़ फोड़ दिए। अब क्या हुआ, तोड़ फोड़ करने के बाद हम उनको लगा आजादी मिल जाएगी, लेकिन आजादी मिली नहीं। अब जब तोड़ फोड़ दिए तो अब एक बात बताओ, अगर आप अपने घर में तोड़ फोड़ करोगे और उसके बाद आप भाग भी नहीं पाए तो बाप क्या करेगा? दो लप्पड़ लगाएगा। तो हम तोड़ फोड़ कर दिए थे, आजादी नहीं ले पाए, तो अंग्रेज लोगों ने क्या किए, बोले एक काम करो, ये जो तुम तोड़ फोड़ किए हो ना, अब इसको जोड़ो। तो बोले हम सर कैसे जोड़ सकते हैं? तो बोले एक काम करो, आपको जो सैलरी दी जा रही है उससे हम इनकम टैक्स काटेंगे और उसी से ये पूरी बिल्डिंग रिक्रिएट की जाएगी। तो भारत में जो ये इनकम टैक्स का रूल था, या भारत में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1861 में, उसका कारण क्या था? ये तोड़फोड़। तो आपको ये याद रखनी है 24 जुलाई। हम तो बजट डिस्कस कर रहे थे, कहां चले गए थे? हाँ वापस आ जाइए बेटा। पहली चीज, निर्मला सीतारमन जी ने बजट को 9th टाइम पेश किया है। बेटा मैं बता रहा हूं, डिजिट कभी नहीं भूलना है आपको। ये 9th टाइम बजट पेश किया गया था, किसके द्वारा? निर्मला सीतारमन द्वारा। तो आपका पहला क्वेश्चन यही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? निर्मला सीतारमन जी ने किसकी बराबरी की है 9th टाइम बजट पेश करके? पी चिदम्बरम। किसकी बराबरी की है? पी चिदम्बरम। बेटा पीसी लिखा हूं, प्रियंका चोपड़ा नहीं, पी चिदम्बरम, ये चीज याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत में हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया है, अगर आपको लग रहा होगा निर्मला सीतारमन, तो आप गलत है। तो आपको पता करना है कि मोरारजी देसाई। लेकिन एक चीज याद रखना है, मोरारजी देसाई ने 10 बार, कितने बार बजट पेश किया है? 10 टाइम्स। लेकिन ना किसी भी जगह पे आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर नहीं बताया जा रहा है किसी भी एकेडमी में कि ये 10 बार जो है इसको भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। 8 बार उन्होंने फुल टाइम बजट पेश किया है, फुल टाइम, फुल बजट उन्होंने पेश किया है 8 बार, और 2 बार जो बजट पेश किया है वो इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट, और इंटरिम वर्ड ऑफ द डे, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी, इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी। उन्होंने 2 बार टेम्पररी बजट पेश किया था और 8 बार फुल बजट पेश किया था। तो अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो माय तैयारी अभी विजिट कीजिएगा। मतलब मेरे को लग रहा है कुछ ज्यादा ही अच्छे से प्रमोशन हो रहा है बेटा। वैसे ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग बेटा टेंशन तो नहीं ले रहे हो ना? आपसे क्वेश्चन ये क्यों नहीं पूछा जा सकता कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने बजट भारत में लीप ईयर में पेश किया है, एग्जैक्ट लीप डेट पे भी पेश किया है? मतलब भारत का पहला फाइनेंस मिनिस्टर जिसने आपका बजट 29 फरवरी को पेश किया गया होगा। आंसर था मोरारजी देसाई। कौन होगा? मैं बताना चाहूंगा, मोरारजी देसाई का बर्थडे रहता है, मोरारजी देसाई। ठीक है, जब 40 साल के हुए थे तो एक्चुअल में वो 10 साल के हुए थे, क्योंकि 10 ही बार बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था उनका 40 साल में। ठीक है बेटा। अच्छा, हमारे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनका लीप ईयर में बर्थडे आता है। हाँ, इस टाइम उन्होंने फुल टाइम किया था। एक चीज और आपको याद रखनी है, क्या पता आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि बजट, ये जो वर्ड है किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच। फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच वर्ड। एक और चीज याद रखना है, बजट का वर्ड क्या होता है? लेदर बैग, लेदर का बैग। अब पुराने जमाने में हमारे जितने फाइनेंस मिनिस्टर थे वो लेदर का बैग लेके आते थे, लेकिन हमारे मोदी जी ने ये प्रथा को चेंज की। जय भारत, जय महाराष्ट्र। आपको ये याद रखना है, भारत में हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? सारी खादी वाली चीजों को। अभी रिसेंट टाइम में हमने ये लेदर बैग यूज करना बंद कर चुका है। अच्छा एक काम करते हैं, इस बार मुझे क्यों लग रहा है इस साल आपके बजट से ना क्वेश्चन टनाटन आ सकते हैं बेटा, भका भका सकते हैं। आप लोगों को हर चीज की अच्छे से ये सारी प्रिपरेशन करनी है। अब एक काम कर लेते हैं, इस साल का बजट हर साल के बजट से अलग क्यों है? ऐसा भारत के इतिहास में केवल दूसरी बार हुआ है कि आपका इस साल का बजट, इस साल का जो बजट है वो संडे को पेश किया गया है। और संडे को भारत ने आज तक केवल 2 बार बजट पेश किया है। पहली बार पेश किया गया था 1999। पहली बार कब पेश किया गया था? 1999 में बजट पेश किया गया था। कब? संडे को। कौन मुझे बताएगा 1999 का जो बजट संडे को पेश हुआ था वो किसने किया था? उस समय के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? वेरी गुड, मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। तो आपको तो पता चला होगा इस साल प्रलय मच गया था बेटा। संडे को जैसे बजट पेश हुआ शेयर मार्केट क्रैश,
पूरा का पूरा त्राही त्राही मच गई थी, लेकिन शेयर मार्केट नेक्स्ट डे उड़ गया। वैसे तो मैंने ये करंट अफेयर में बता चुका है। भारत की पहली महिला रेलवे मिनिस्टर का नाम हाथ खड़ा करना है। सिर्फ पूरे क्लास में एक दो, ममता बनर्जी। दीदी जी याद रखिएगा, ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री। अच्छा एक बात बताइए, रेलवे मिनिस्टर पहली महिला मैंने बता दिया, एक लास्ट क्वेश्चन आज का, मुझे लगता है ये सबसे सिंपल क्वेश्चन और सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन रहेगा कि बजट संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन किया गया? हाथ खड़ा करना है। बजट भारत के संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? 122, 112, आर्टिकल 112। याद रखने का तरीका क्या बताया था? बजट बेटा 1 ईयर के लिए किया जाता है ना। बजट आपका जो रिलीज करते हैं कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। आर्टिकल क्या हो गया आपका? 112। बट याद रखिएगा, आर्टिकल 112 में वर्ड बजट यूज नहीं हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएफएस। सब लोगों को रिपीट कर देता हूं, आर्टिकल 112 में बजट वर्ड नहीं है, वर्ड क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिख लीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ, हमने पूरी दुनिया की हर बात कर ली लेकिन इस साल का बजट डिस्कस नहीं किया। एक बात बताइए, ये तो बैकग्राउंड था बेटा। बजट तो सर ने डिस्कस कर लिया ना। कितने 38 पेज की आपको नोट्स मिली है, क्वेश्चन उसी के अंदर से आएगा। डन। चलो एक ही चीज बता देता हूं, भारत में टोटल इस साल हाई रेल स्पीड कॉरिडोर्स कितने बनाए जा रहे हैं? टोटल 7 है बेटा, ठीक है? 7 हम लोग हाई रेल स्पीड कॉरिडोर्स बना रहे हैं। डन। अच्छा कौन मुझे बताएगा, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स भारत में कितने बनाए जा रहे हैं? केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 राज्य याद रखिएगा जहां पर रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अब ये रेयर अर्थ कॉरिडोर क्या होता है? रेयर एलिमेंट्स पता है, माइनिंग की जाएगी वहां पर, तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ये 4 राज्य में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाया जा रहा है। और ये लॉजिकल भी होना चाहिए, 4 के चारों वाले फुल फॉर्म, क्योंकि ये देखो केरला साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया, तमिलनाडु साउथ इंडिया, ये थोड़ा ईस्टर्न इंडिया में आता है आपका उड़ीसा। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको, ये फोटो बहुत जरूरी है, फोटो देख लीजिए। आपको पता है मछलियां जो खाना वाना खाती है उसे कोरल्स कहा जाता है। कोरल्स कहां पाया जाता है? आपके समुद्र में। अब आप नोटिस कीजिए, हम करंट अफेयर के साथ साथ, ये आपको दिख रहा है कोरल रीफ कहां पाया जाता है? समुद्र के अंदर। अब हम करंट अफेयर के साथ साथ ये कौन सा टॉपिक कहां कवर होता है? ज्योग्राफी। बेटा ज्योग्राफी के ऊपर आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है। अगर इस साल कोरल रीफ के ऊपर क्वेश्चन मिल जाए तो समझ जाना करंट अफेयर के कारण। और करंट अफेयर में भी कोरल रीफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कवर कर रहा है। पूरे देश में इंडिया का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर अंडमान एंड निकोबार में स्टेब्लिश किया गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कोरल रीफ के फैक्ट्स के बारे में। चलो बेटा पहली चीज कर लेते हैं, कोरल रीफ पूरी दुनिया में 100 देशों से ज्यादा देशों में पाया जाता है। कोरल रीफ्स का सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट पता है क्या होती है? वार्म वाटर। कोरल रीफ्स बेटा फ्लरिश नहीं करते कोल्ड वाटर में, तो आपको ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा। कोरल रीफ कहां पाए जाते हैं? वार्म वाटर, जिसका टेम्परेचर क्या है? 23 डिग्री से 29 डिग्री के बीच में मेंटेन होना चाहिए। पूरी दुनिया में 75% जो कोरल रीफ है वो केवल एक ही ओशियन में मिलेगा। वो कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन। इसको भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं फैक्ट बताता हूं क्यों। पैसिफिक ओशियन में पता है, पैसिफिक ओशियन को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ, क्यों कहा जाता है? वॉल्केनोस के कारण। अब वॉल्केनो फटेगा, गर्मी मेंटेन होगी, मतलब वार्म ओशियन वाटर कहां पाया जाता है? आपके ओशियन, पैसिफिक ओशियन में। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बेटा? कलर चेंज कर देता हूं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकता दुनिया में सबसे लार्जेस्ट एरिया जो है कोरल रीफ का वो कौन सा, उसका नाम क्या है? ग्रेट बेरियर रीफ कोरल रीफ्स, जो कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन चुका है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको 5 स्टार दे रहा हूं। कुछ भी भूलना, बस ये वाला फैक्ट मत भूलना। दुनिया में सबसे लार्जेस्ट जो कोरल रीफ का ग्राउंड है उसका नाम क्या है? ग्रेट बेरियर रीफ। कहां पाया जाता है? अच्छा ऑप्शन में, वैसे तो 100% यही ऑप्शन में रहेगा, लेकिन मान लेते हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ बताइए, और ऑप्शन में ग्रेट बेरियर रीफ ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा कैरेबियन सी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से देख लीजिए, ये वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ नॉर्मली आपका 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में पाया जाता है। मतलब एक चीज और, जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं, ये बेटा हमारा अर्थ है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, बट याद रखिएगा अर्थ है, ये है 0 डिग्री। बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ऐसे ऊपर जाओगे और नीचे भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। पक्का समझ में आ गया? टोटल हमारे अर्थ में कितने लैटिट्यूड लाइंस है? एग्जाम का क्वेश्चन था। टोटल 361 लैटिट्यूडिनल लाइन है आपके पास। अच्छा लैटिट्यूडिनल लाइन बता देता हूं जो लोग नए होंगे और जिनको बेटा डरने का नहीं।
मतलब लेटी हुई लाइन, ठीक है, लेटते हैं हम आड़े हो जाते हैं, तो आड़ी लाइन अपने अर्थ में टोटल कितनी है 361। हम क्या कर रहे हैं, जो आपका कोरल रीफ, ये जो मछली के खाने का खाना होता है खाने वाला, ये कहां पाया जाता है 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, भूलना नहीं है। अगला देख लेते हैं, ये चीज याद रखना है, मोस्टली आपके जो कोरल रीफ होते हैं वो शैलो वाटर में पाए जाते हैं। पक्का, शैलो वाटर मतलब बेटा जो पानी ज्यादा गहरा ना हो, ज्यादा गहराई में आपके कोरल रीफ्स नहीं पाए जाते हैं। दूसरी चीज देख लेते हैं, अच्छा कोई मुझे बताएगा, अच्छा कोई मुझे बताएगा एक चीज, चलो देखते हैं कौन मुझे पता पाएगा, कि कोरल रीफ अपसेंट होते हैं वेस्टर्न कोस्ट में, मोस्टली अपसेंट होते हैं वेस्टर्न कोस्ट में, इसका कारण क्या है? अच्छा अभी मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, कोरल रीफ कहां पाया जाता है बेटा, वार्म करंट या वार्म वाटर में। तो नॉर्मल सी बात है, किसी भी देश के ना वेस्टर्न पार्ट में कोल्ड करंट होता है, लिख लो, किसी भी देश के कौन से पार्ट में होता है, वेस्टर्न कोस्ट में कौन सा करंट पाया जाता है, कोल्ड करंट। और वार्म करंट कहां पाया जाता है, ईस्टर्न कोस्ट में। तो याद रखिएगा कोरल रीफ कहां पाया जाता है, ईस्टर्न कोस्ट या ईस्टर्न एरिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। एक चीज और याद रखने का तरीका, इसको भी रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक बताता हूं कि कोल्ड करंट वेस्ट कैसे याद आएगा, वेस्ट मतलब कोल्ड, आपका सूरज कहां से उगता, और सूरज कैसा होता, गर्म, तो याद रखना ईस्ट पार्ट में क्या होता है, वार्म। सूरज कहां डलता है, वेस्ट में, वेस्ट मतलब कोल्ड, पक्का ये याद रहेगा। कोल्ड एरियाज में कोरल रीफ्स नहीं पाए जाते। अब बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दिया, और हाँ आपके कोरल रीफ्स कहां पाया जाता है, ओशियन में, तो ओशियन का कितना परसेंट एरिया कवर करता है, 1%। इसी के साथ बेटा हमने कोरल रीफ पूरा का पूरा खत्म कर दिया, डन। आखिरी चीज एक और याद कर लेते हैं, ये टर्मिनोलॉजी पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया, तो किसी ने पूछ लिया व्हाट इज एटोल, एटोल का मतलब होता है रिंग शेप्ड कोरल रीफ। कोरल रीफ अगर रिंग शेप्ड होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, एटोल। एटोल मतलब गोल, टोल गोल टोल गोल, याद रखना है। इसी के साथ आपका क्या होता है, करंट अफेयर समाप्त, कोरल वाला। अगर किसी को कंफ्यूज, देखो अच्छा वाला अर्थ बन गया, अगर ऐसा कर दिया तो बेटा ये एप्पल बन जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारा ये अर्थ है। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, ये जो 0 डिग्री की लाइन का नाम है ना, कई बार इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेटर वाली लाइन। अब क्या होता है, 23.5 डिग्री ऊपर की ये लाइन है, कौन सी डिग्री है, 23.5 डिग्री, लिखने का तरीका ऐसा है, इसको बोलते हैं बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर एक बीमारी होती है, कैंसर को हिंदी में बोलते हैं कर्क, तो इसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे भी 23.5 डिग्री की लाइन है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब आपको ये याद रखना है, केवल 3 लाइन ऐसी है, बाकी ये लैटिट्यूडिनल लाइंस है पूरी की पूरी। इवन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लैटिट्यूडिनल लाइन है, लेकिन हर लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं बोल सकते। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे होती है, 23.5, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5। अब एक और चीज बता देता हूं, इसमें ना ऊपर से एक लाइन आती है 0 डिग्री, ऊपर से भी आती है, उसे क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन, डन। इस लाइन, और अब क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, प्राइम मेरिडियन लाइन के ऊपर कौन सा देश आता है, ये सब हम ज्योग्राफी में देख लेंगे। फिलहाल आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा रेलवेज में, सब लोग आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी लाइन होती है 180 डिग्री, लिख लीजिएगा। 180 डिग्री जो आपकी लाइन होती है वो कौन सी लाइन होती है, खड़ी वाली। ऊपर 90 डिग्री, हाँ मैं समझ गया, ऊपर 90 डिग्री समझ में आ रहा है, और नीचे 90 डिग्री और एक एक्स्ट्रा 181 डिग्री आपकी होनी चाहिए वो। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, इंटरनेशनल आपका ये जो है क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन, वो आपका कौन सा होता है, 180 डिग्री वाला लाइन होता है, पक्का, ठीक है। खड़ा खड़ा वाला मतलब ऐसे थोड़ा लाइन रहेगा। एक चीज और, ये ऐसे पीछे रिवर्सल भी जाता है, डन 180 डिग्री। अच्छा ये इंटरनेशनल डेट लाइन हमने क्यों निर्धारित की है, वो भी रीजन बता देता हूं। आप कभी भी ईस्ट में जाओगे, आप एक दिन पीछे हो जाते हो, समझ में आ रहा है, वो ना हमसे डेट भी चेंज हो जाती है। अभी हमारे इंडिया में कौन सा डेट चल रहा है, 7 फेब, मतलब अमेरिका में अभी बेटा 8 है, तो अमेरिका में 7 है, पक्का। चलिए एक काम करते हैं, अब आपका बहुत ही सिंपल चीज चालू हो गई है। मैं बोल रहा हूं कुछ लोगों को बेटा ये सारी चीजें डिटेल में तो नहीं देखे ना, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, जो बड़ी बड़ी चीज देखे वो आपका बताऊं, स्टार्टिंग की 5 न्यूज जो होती है वो करंट कम स्टैटिक जी के ज्यादा होता है। तो आपका आज के आज ज्योग्राफी भी कवर हो गया, पॉलिटी भी कवर हो गया, सारा स्टैटिक जी के सब कुछ अच्छे से हमने कवर कर लिया। अब आपका वन लाइनर क्वेश्चन है बेटा, जल्दी जल्दी न्यूज पूरी कवर हो जाएगी। मध्य प्रदेश का कौन सा प्रोडक्ट है जिसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है, छत्रपुर फर्नीचर को तो दे दिया है, खाजुराहो स्टोन क्राफ्ट को भी दे दिया है, पेपर मैक क्राफ्ट को भी दे दिया है, मतलब 3 के 3 आंसर है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलो अब बात कर लेते हैं जीआई टैग क्या होता है।
जीआई का फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसको भौगोलिक से संकेत बोलते हैं, मालूम नहीं, जो भी बोलते हैं हिंदी में देख लीजिएगा। मुद्दा क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 वाला है। इस एक्ट के थ्रू प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाता है। किसी भी जीआई टैग को अगर एक बार जीआई टैग प्रोडक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसकी 10 इयर्स की एक्सपायरी डेट होती है। 10 साल के लिए उसको जीआई टैग मिलता है। 10 साल के बाद रिन्यूअल कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आखिरी फैक्ट बता देता हूं, भारत का पहला जीआई प्रोडक्ट 2004 में डिक्लेयर किया गया था, दार्जिलिंग टी। कोई यहां पर टी लवर है बेटा? इसको जीआई टैग मिला था, बताइए ये कौन से राज्य का प्रोडक्ट है? अब हल्दी है, मतलब हल्दी का यूज कौन करते हैं? मम्मा लोग। मम्मा लोग मतलब गर्ल, गर्ल मतलब अब गर्ल वाला राज्य होगा। आपको मैंने इंडिकेशन, हाँ, राजस्थान में गर्ल्स कैसे आ गया? राजा आया ना बेटा। देखो, गर्ल्स वाले राज्य बता देता हूं, या तो मेघालय हो सकता है, उसके नाम में ही मेघा है, या तो ओ दिशा हो सकता है, इसके नाम में ही दिशा है। ऐसे कोई गर्ल्स वाले राज्य हो सकते हैं। और कौन सा गर्ल वाला राज्य हो सकता है? ही, मां, या आंचल? नहीं, उड़ीसा। नाम होगा उड़ीसा। चलो ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं यंगेस्ट। ये मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लीजिएगा, यंगेस्ट एंड फर्स्ट एशियन टू गेट ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। मेरे ख्याल से वो अनंत अंबानी होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिएगा, सिर्फ हो सकता है आनंद महिंद्रा भी हो, एक बार ये देख लीजिएगा, ठीक है। अवार्ड की अगर बात की जा रही है, इस साल सीईओ ऑफ द ईयर, सीईओ ऑफ द ईयर लास्ट वीक में ही तो किया हूं। मैंने बोला था थोड़ा रिवीजन करते रहा करो। किसको दिया गया है, कौन मुझे बताएगा? कोई सीईओ को ही दिया गया होगा। कहां का सीईओ है वो? यूट्यूब। यूट्यूब का सीईओ कौन है? यूट्यूब कौन से कलर का होता है? लाल। लाल का अपोजिट नीला। नील मतलब नील मोहन। पेट्रियट ऑफ द ईयर का अवार्ड ये डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ को मिला था, ठीक है, मेलेनिया ट्रंप को। कौन सा मिला था? पेट्रियट ऑफ द ईयर, मतलब देशभक्त। किस बात की देशभक्ति? डोनाल्ड ट्रंप को तो आपको पता ही होगा, पीस प्राइज दिया है। किसने दिया? वेरी गुड, इजराइल। अब नोबेल पीस नहीं मिला तो उसने बोला आप ही दे दो मेरे को पीस। पीस से मुझे याद आ रहा है, पीस इंडेक्स में हमारा रैंकिंग क्या है, कौन बताएगा? 115 तो मैंने 2025 में बताया था, रिसेंट में चेंज हुआ है, चेक चेक इट आउट। 115 पहले था। कौन मुझे बताएगा? हैप्पीनेस इंडेक्स। अच्छा, आपको कौन सा हो जाएगा? 118, ठीक है। हैप्पीनेस और इंडेक्स आसपास ही होता है। कौन मुझे बताएगा? जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है बेटा, 131। ये बताने का तरीका देखो, जल्दी से आपको ऐसे बताना चाहिए, आपका जेंडर गैप इंडेक्स क्या है, ठीक है बेटा, 131। कौन मुझे बताएगा जल्दी से? चलो एक और चीज देख लेते हैं, फट से आंसर देना है, ठीक है। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल, जल्दी से बोलो। 44, 144 नहीं, जल्दी से गलत नहीं बोलना है बेटा, जल्दी से सही बोलना है, ठीक है, थोड़ा टाइम ले सकते हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म, अच्छा मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, और चार चार एक समान है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। चेक रिपब्लिक का प्राइम मिनिस्टर अभी चेंज कर दिया गया है, मिस्टर बाबीस, आंद्रेस बाबीस। सना मरीन ये सबसे यंगेस्ट पीएम थी, कहां की? फिनलैंड की। बट इनका एक पार्टी में वो थोड़ा ड्रिंक करते हुए वीडियो वायरल हो गया बेटा। इन्होंने ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बियर वियर थोड़ा पी लिया था, और उसके बाद वीडियो वायरल हुआ। तो उन्होंने ना एथिक्स, वर्क एथिक्स को देखते हुए उनको लगा कि चलो मुझे रिजाइन करना चाहिए। इसलिए आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। उसकी फ्रेंड ने उसको धोखा दी। उसकी फ्रेंड को लगा वो पार्टी तो अपने फ्रेंड्स के साथ कर रही थी, बहुत ही वो प्राइवेट पार्टी थी, उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया था। फिर लोगों को लगा पीएम होके ऐसे कैसे पार्टी हो सकती है, तो उन्होंने अपने रिजाइन दिया था। वैसे याद रखना, ये सबसे यंगेस्ट फीमेल पीएम है पूरे वर्ल्ड में, किसी भी देश की। 34-35 साल की सिर्फ थी, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, हरिनी अमारा सूर्या, ये बेटा थर्ड पीएम है फीमेल, कहां की? श्रीलंका की। मार्क रूट की बात कर लेते हैं। मार्क रूट ना नीदरलैंड का पीएम हो जाएगा। डन, ये हो गया हो तो आगे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की बात चल रही है, सब लोग याद रखिएगा, पीएम का आपका आर्टिकल है 75, कोई भी इंसान भूलेगा नहीं। मोदी जी आपके 75 साल के हैं, तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? 75। और ड्यूटीज, पीएम की ड्यूटीज का आर्टिकल क्या है, कौन बताएगा? 78। बेटा आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो, ड्यूटी 8 घंटे की रहती है, याद रखना, पीएम की ड्यूटी 78 में 8। आपको पता है ये सारी चीजें अच्छे से याद करके रखना चाहिए, एग्जाम में सिर्फ एक आर्टिकल आएगा। कौन सा आएगा? नो वन नोज। अब 75-78 बता दिया तो सिर्फ एक आर्टिकल बचा है 70 के बाद, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, 74। क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लिख लीजिएगा। ये 3 आर्टिकल भूलना नहीं है, ठीक है। आर्टिकल भूलना पाप है, नदी किनारे। इंडिया का फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, इंडिया का फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। मान के चलते हैं
वैसे तो ये आंसर हो जाएगा IGIA, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट का नाम बताइए, तो भी आंसर सेम हो जाएगा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अच्छा, ये वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट क्या होता है? मतलब ये जितना फ्रेश वाटर यूज करेंगे उतना ही फ्रेश वाटर ये रिप्लेनिश भी करेंगे। अच्छा हाँ, चलिए एक काम करते हैं, वर्ड ऑफ द डे किसकी इंग्लिश अच्छी है? व्हाट इज रिप्लेनिश? रीन्यू, रिस्टोर या रिफिल? चलेगा, लिख लीजिएगा, रिफिल करना। तो ये लोग जितना फ्रेश वाटर यूज करेंगे उतना बेटा रिफिल या रिटर्न कर देंगे। एक चीज और आपको याद रखना है, अब बात कर रहे हैं हम लोग एयरपोर्ट की, तो आप याद रखना है नीचे वाला एयरपोर्ट क्या लिखा है? राजीव गांधी। राजीव गांधी कहाँ है? हैदराबाद में। कैंपेगौड़ा कहाँ है? बेंगलुरु में। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, डायरेक्ट दे देंगे कैंपेगौड़ा। अच्छा, कैंपेगौड़ा पिछले 2 या 3 सालों से लगातार इंडिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड इसी को मिल रहा है। लिख लीजिएगा, इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट, ठीक है, कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा क्या है? एक पर्सन का नाम है। कौन था ये? फाउंडर ऑफ बेंगलोर। इन्होंने बेंगलोर सिटी पूरी की पूरी बनाई थी, ठीक है। और नोएडा में भविष्य में हम एक अपना एयरपोर्ट बनाने वाले थे जिसका नाम था जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला था, लेकिन इसको सरपास कर लिया यूएई ने। अब यूएई इससे भी बड़ा बना रहा है। अब देखते हैं मोदी जी उनको पास करते हैं कि नहीं, ठीक है बेटा। तो लेकिन जेवर जब बनेगा ना तो भारत का सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। अच्छा, इंडिया का पहला फुल्ली पावर्ड सोलर एयरपोर्ट का नाम क्या है? कोची, भूलना नहीं। कोची बेटा, कोची में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है वो सोलर पावर्ड है, ओके। इंडिया का ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का पहला था। पूरे वर्ल्ड का पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, 100% डन। कोची ज्यूडिशियल कैपिटल है किसका? केरला का। केरला का ज्यूडिशियल कैपिटल, इसका मतलब क्या है? केरला का जो हाई कोर्ट है वो कहां है? कोची के अंदर, तो उसका ज्यूडिशियल कैपिटल हो गया। अगला देख लेते हैं, दुलहस्ती। दुलहस्ती में बेटा ऐसा नहीं लग रहा दुल्हन हस्ती, तो आप ये बस याद रखना, दुल्हन हंसे या ना हंसे, बस आपको ये चीज याद रखनी है। दुलहस्ती क्या है? एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसको किस नदी पे बनाया जा रहा है? झेलम। अच्छा, झेलम की अगर बात कर ही रहे हैं तो झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की। और इंडस अगर आ ही गया है तो इंडस की हमने एक ट्रीटी साइन की थी, इंडस ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था? 1960 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन किया गया था? 1960। क्वेश्चन क्या पूछेगा? सिग्नेटरी कौन था? जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान की तरफ से कौन आया था? अयूब खान। अयूब खान कौन था? वो प्रेसिडेंट था, ठीक है। चलो और क्या पूछ सकता है? ठीक है, इस ट्रीटी में भाई हमने साइन क्या किया था? इसलिए बोलते हैं पाकिस्तान वालों को हमारे साथ पंगे मत लेना बेटा, पानी पीना ना बंद कर देंगे, ठीक है। हम एक बात बताओ, इंडस की नदी भारत से होकर गुजरती है। हमको कुछ करना नहीं है, एक धीरे से पावड़ा से गड्ढा खोद के डायरेक्शन दे देंगे, इंडस अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसलिए वो हमसे पंगे लेने का नहीं, पानी बंद करवा देंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है, इंडस वाटर ट्रीटी में हमने क्या किया था। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी पता है किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने। मेडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक बीच में बैठा, उन्होंने बोला देखो बेटा झगड़े मत करो, एक काम करते हैं, 3 नदियां भारत को देते हैं और 3 नदियां किसको देते हैं? पाकिस्तान को। तो 3 नदियां जो भारत को मिली वो है RBS, पक्का चलेगा। और उनको जो मिली चेनाब, झेलम और बियास, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर से रिपीट कर देता हूं, ये 3 नदियां किसको मिली? भारत को। और ये 3 नदी किसको मिली? पाकिस्तान को। एक चीज और, ये 3 नदियां वेस्टर्न फ्लोइंग है और ये 3 नदी ईस्टर्न रिवर्स है, ईस्ट साइड में बहती है। तो ईस्ट वाली नदियां किसको मिल गई? भारत को। वेस्ट वाली नदी किसको मिल गई? पाकिस्तान को। अच्छा, ये याद रखना भी बहुत आसान है, वेस्ट वाली बेटा, पाकिस्तान हमारे वेस्ट में है तो उसको कौन सी नदी मिली? वेस्ट वाली। वेस्ट वाली 3 लिखा दिया। CJ और एक और था इंडस, मेरे ख्याल से वो डायरेक्ट इंडस का कोई पर्टिकुलर वाटर ऐसा हो सकता है। एक बार देखिएगा, दोबारा आ गया बेटा, ये कोई ने बताया नहीं, ये साला हमने नोटिस की है। हाँ, तो ये चेनाब, झेलम और यहाँ इंडस का मेजोरिटी वाटर जो हो जाएगा वो उसके तरफ हो जाएगा। अच्छा, इंडस के बारे में मैं बताना चाहूंगा, हम हमेशा बोलते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? गंगा। गंगा का जो बेटा लेंथ है वो ये है 2525। पक्का, गंगा की लेंथ क्या है? 25-25। याद रखना बहुत आसान है बेटा, 50-50 बिस्किट खाए होंगे, उसका आधा कर दो, 25-25। फिलहाल अब बेटा आपकी इंडस रिवर की लेंथ तो ये है, लगभग 2900 से ज्यादा है। तो आप एक बात बताइए, सबसे लंबी नदी इंडस कैसे नहीं है? इंडिया में इसका फ्लोइंग वाला पार्ट जो है वो केवल जम्मू एंड कश्मीर से घुस के निकल जाती है। अब हमारी भारत में सबसे लंबी नदी जो आपकी गंगा है वो पूरा का पूरा भारत के 5-6 राज्य में होके गुजरती है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा, गंगा का नाम बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है, उसका नाम क्या चेंज हो जाता है? गंगा नदी का नाम बांग्लादेश के अंदर घुसते ही चेंज हो जाता है, उसका नाम बताइए। गंगा, जमुना, लिख लीजिएगा। हाँ बेटा, फिर से रिपीट,
गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, अभी के अभी चेक कर लिया था, गंगा का नाम क्या हो जाता है? पद्मा। अच्छा, ये मुझे ऐसे याद आ रहा था, जीडीपी वाला। आपने देखा होगा, जीडीपी सुना है? तो जी से गंगा, जीडीपी आप लिखते वक्त भी ऐसे ही लिख देना, जीडीपी। गंगा का नदी का नाम क्या हो जाता है वहां जाके? पी से पद्मा। और यहां क्या हो जाता है ब्रह्मपुत्र का? जमुना। डन। विच फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में? एमएस, वेरी गुड। लोसर फेस्टिवल तो मल्टीपल स्टेट में, लोसर तो आपका अरुणाचल प्रदेश भी है। तो खुबानी ब्लॉसम भी तो है। ये साला तीन के तीनों आंसर सही है। ठीक है, तीन के तीनों आंसर सही है। अच्छा, ये लोसर फेस्टिवल बेटा बुद्धिज्म के लिए बनाया जाता है। ठीक है, बुद्धिस्ट लोग, और बुद्धिज्म जिस जिस राज्य में रहेंगे वहां वहां ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। लोसर फेस्टिवल याद रखना अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। और ये चारोबा नहीं है, चाई रोबा है। चाय रोबा। ये कहां मनाया जाता है बेटा फेस्टिवल? मणिपुर। आपके एग्जाम में कोई एक फेस्टिवल पूछेगा, कोई नहीं जानता कौन सा पूछेगा, बस फेस्टिवल याद कर लो। अच्छा, चाय रोबा कोई भूल ही नहीं सकता बेटा। चाय, चाय नाम में ही आ रहा, चाय खरीदने के लिए क्या चाहिए? मनी। तो मणिपुर याद रखिएगा। सिरुई लिली। सिरुई लिली, सिरुई लिली क्या होता है? एक फ्लावर का नाम है। फ्लावर खरीदने के लिए क्या चाहिए? मनी। तो दोनों याद रख लीजिएगा। एक और फेस्टिवल मणिपुर का है, शांघाई फेस्टिवल। अब एक बात बताइए, शांघाई कहां है? चाइना। चाइना जाने के लिए क्या चाहिए? मनी। तो आप लोगों को याद रखना है सारी मनी वाली चीजें। एक आखिरी फेस्टिवल बोनस बता देता हूं, चलो। बोनस आपका इधर लिख देते हैं, मुझे पूरा यकीन है कम से कम एक व्यक्ति को तो पता ही होगा ये वाला। पूरे एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल का नाम, नाम है समक्का सरक्का। लिख लीजिए, समक्का सरक्का। ये बेटा पूरे एशिया का सबसे लार्जेस्ट आदिवासी फेस्टिवल है, ट्राइबल फेस्टिवल। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा समक्का सरक्का किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना। अब मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आप लोग, पता है बेटा करना क्या है, हो सकता है किसी किसी को लगेगा ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बट स्टिल ये आप एक बार लिख लोगे ना, आपके पास पढ़ने के लिए 6 दिन है। चलिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का आपका डायरेक्टर कौन है? राकेश अग्रवाल। ये संजय मूर्ति आपके कैग है। ठीक है। अच्छा, वो संजय मल्होत्रा है जो आपके आरबीआई के गवर्नर है। अंबेडकर जी ने बेटा ड्राफ्ट तैयार किया था, मतलब संविधान कैसा होगा। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी हेल्प भी की, उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टैग भी मिला। लेकिन याद रखिएगा, हाँ हाँ ठीक है बेटा, यू आर ऑलमोस्ट देयर। सीए, हम क्या पढ़ते हैं? करंट अफेयर्स। लेकिन ये करंट अफेयर वाला सीए नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सब लोग लिख लो, हमारा संविधान किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है। तो मुझे आपको बताना है, यानी आपको मुझे बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक थप्पा था, उस थप्पा में एक लोगो था, उस लोगो में एक एनिमल मेंशन किया गया था, उस एनिमल का नाम। ये रेलवेज ने पूछ चुका है पहले क्वेश्चन, एलिफेंट। और यहां आप पहुंच चुके हो, एलिफेंट। ये याद रखिएगा, क्या होगा? एलिफेंट। अच्छा, कोई मुझे बताएगा एलिफेंट हमारा नेशनल एनिमल है कि नहीं? ये इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल है, लिख लीजिएगा, नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। इंडियन आर्मी ने नेटवर्किंग एंड डेटा सेंटर, ये सेंट्रिसिटी डेटा सेंटर, नेटवर्किंग एंड डेटा इंटरनेशनल ईयर 2026 को डिक्लेयर किया है। मैंने हमेशा इंटरनेशनल ईयर की बात की है, चलो एक काम करते हैं, डेज हमेशा याद कराए वो, आज थोड़े बहुत इंटरनेशनल ईयर बता देता हूं। 2008 गुड गवर्नेंस ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ गुड गवर्नेंस 2008। फिर से इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो, पोटैटो, ये बेटा भूलने का नहीं। 2011 फॉरेस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। 2016 अब पोटैटो मिल गया, पोटैटो के साथ क्या खाओगे? दाल, पल्सेस। 2016 को हमने इंटरनेशनल ईयर घोषित किया था पल्सेस का। 2020 कोरोना आया था, याद है ना? कोरोना के टाइम पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ, अब कोरोना के टाइम पर पूरा काम किसने किया था? नर्स लोगों ने। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स ऑब्लिक, अगर नर्स ना दिया जाए उन्हीं को मिडवाइफ कहा जाता है। ठीक है, मिडवाइफ मतलब बीच वाली बीवी नहीं, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वेजिटेबल या फ्रूट। इसके अलावा 2023 को हमने मिलेट किया था, याद है? मिलेट्स। 2024 बेटा रेगिस्तान का शिप किसे कहा जाता है? कैमल्स को, लेकिन कैमल का छोटा भाई कैमलीड। कैमलीड मतलब बौना ऊंट, ऊंट पे आप उचक के बैठ सकते हो, ये इनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है बेटा, ऊंट के नाम पर ये ऊंटनी है। ठीक है, एक काम करते हैं, 2027 भी करा के रखा हूं, अगला साल आने का है, पहले ही डिक्लेयर कर दिए। चलो एक काम करते हैं, इसके लिए हिंट दे देता हूं, 2027 हर साल हम 27
सितंबर को क्या मनाते हैं? 27 में। चलो और हिंट दे देता हूं, नाम में ही सात है, सातवां दिन होता है संडे। संडे को हम क्या करते हैं? चिट्ठी। करंट अफेयर, अरे वाह। तो करंट अफेयर आप घर से ट्रेवल करके यहां आते हो तो इंटरनेशनल ट्रेवलिंग ईयर, ट्रेवलिंग। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलो बेटा, आज हमने बहुत सारे इंटरनेशनल ईयर देख लिए। हो सकता है आपको इंटरनेशनल ईयर इतना लिखाया हो पूछ ले 2015, सर ये तो बताया ही नहीं बेटा। चलो, टाइगर की बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा था भारत का नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या था? एलिफेंट। और भारत का नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर। ईयर था 1973, ये भी एग्जाम में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चंस बनते नहीं है, नॉर्मल सी बात है, आप क्या क्या याद कर सकते हो। अच्छा एक चीज और, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कहां आ गया? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। ठीक है ना, तो मोर को किस ईयर में डिक्लेयर किया गया था? अभी मैंने बोला 1973 में नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया, मैं बोल रहा हूं नेशनल बर्ड। क्या होमवर्क नहीं हो सकता? होमवर्क नहीं हो सकता मतलब क्या क्वेश्चन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये होमवर्क है आपका। चलो हिंट दे देता हूं, नहीं, 1973 के पहले किया गया था, 1970 के भी पहले किया गया था, 1969 के भी पहले किया गया था, और 1968 के भी पहले किया गया था, 1961 के बाद में किया गया था, और 1962 के भी बाद में किया गया था। अब जो बच गया वो आपका होमवर्क है। ठीक है, हिंट दे देता हूं और स्पेसिफिक। चलो ये दो में से एक है, अब आपका होमवर्क है। डन, इतनी चीजें आपकी है। अच्छा एक और चीज, भारत का नेशनल रिवर कौन सा है? गंगा, 2008 में डिक्लेयर किया गया था। बेटा मैं पता है ये टाइप बता रहा हूं, क्वेश्चन के ऐसे टाइप भी होते हैं, सारे जितने भी हमारी नेशनल सिंबल्स है उसके ईयर देख के रख लो, हो सकता है किसी दिन रिपीट आ जाए या वो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाए। डन। खेलो इंडिया बीच गेम्स, अच्छा ये क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब कर लिए है ना बेटा। वापस आ जाते हैं, बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व, बेटा पहला तो वाल्मीकि था, वाल्मीकि आपका नेशनल पार्क भी है, बिहार में इकलौता नेशनल पार्क है वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। राजगीर आपका आंसर हो जाएगा, सेकंड नेशनल पार्क, लेकिन बेटा अभी बना नहीं है, डिक्लेयर किया गया है, भविष्य में वो हो जाएगा। ठीक है, भविष्य की न्यूज। अच्छा ऑप्शन सी में क्या है आपके पास? नागार्जुन, भारत का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, लिख लीजिएगा, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। डन। और नागार्जुन कहां से है? साउथ से है, तो मतलब ये कहां होना चाहिए? आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के अंदर भी होना चाहिए, तेलंगाना आंसर होगा। अच्छा चौथा ऑप्शन है बोर, ये स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है पूरे भारत का। बोर किसके अंदर आता है? महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे, मतलब दोनों आंसर सही है। डन, महाराष्ट्र प्लस एमपी। खेलो इंडिया बीच गेम्स, अब बेटा ये बीच में आने वाला बीच गेम्स नहीं है, बीच तो आप अभी गए थे है ना बेटा, और बीच में आप लोगों ने तबाही मचा दी यार, अलग अलग लोगों ने। हाँ बेटा, हाँ, जिंदगी एक ही बार मिलती है, जी लेना चाहिए। और उसके बाद फपोला निकल गया मतलब, चलो ठीक है बेटा, चलो ठीक है, फिलहाल बात करते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स का। ये सेकंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन लास्ट ईयर हुआ था, और वो कहां हुआ था? दमन एंड दीव में। तो क्वेश्चन पूछा गया है इस साल कहां होने वाला है, आंसर हो जाएगा घोगला बीच, लिख लीजिए, घोगला बीच। डन। तो ये याद रखना, बैक टू बैक दोनों बार आपका खेलो इंडिया बीच गेम्स यहीं रखा गया है। अच्छा मैं लास्ट ईयर की बात कर लेता हूं, लास्ट ईयर टॉप मारा था बेटा आपके मणिपुर ने। किसने टॉप मारा था? मणिपुर ने टॉप मारा था आपके बीच गेम्स में। दूसरी चीज, अच्छा बीच में जाने के लिए पैसा चाहिए, ये याद रखना, पैसा बहुत खर्च होता है, तो मनी याद रखना, टॉप मारा था लास्ट ईयर। दूसरी चीज, लास्ट ईयर जो हमारा बीच गेम्स था इसका मैस्कॉट क्या था? बेटा डॉल्फिन था, लेकिन डॉल्फिन का नाम क्या था? पर्ल, ये याद रखिएगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। पर्ल मतलब भी पैसा, मणिपुरिया ने भी पैसा, पैसा ही पैसा, तो आपको ये याद रखना है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, RBJ, इस साल का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान में हुआ था, लिख लो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। हो क्वेश्चन पूछा जाता है होस्ट कंट्री या होस्ट स्टेट कौन सा है, लिख लो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। बिहार में हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। हर जगह खेलो इंडिया है, बस ये दो लेटर चेंज हो गए, यूनिवर्सिटी गेम्स, यूथ गेम्स, विंटर गेम्स, और ये बीच गेम्स। चार के चारों होस्टिंग सिटी आपको याद रखनी है। अच्छा आपको पता ही है मुझे हमेशा आरबीजे मेरा ना बहुत फेवरेट, एक काम करते हैं ज्योग्राफी का एक और चीज बता देता हूं, यहीं की यहीं, आरबीजे मीनिंगफुल वर्ड है। ये तीन आपकी क्रॉप्स है, कौन सी क्रॉप्स? खरीफ, खरीफ रबी याद रखिएगा,
अच्छा हाँ, खरीफ क्रॉप किसको बोलते हैं बता देता हूं, अगर किसी को नहीं पता है तो। आपका जो खरीफ क्रॉप है बेटा, और ये जो रबी रबी जो क्रॉप है, ये विंटर में होता है, विंटर में सोन किया जाता है इसको, ये विंटर क्रॉप्स। अच्छा, इसका नाम है विंटर क्रॉप्स, इसका काम है समर क्रॉप्स। डन। अच्छा, एक और तीसरा क्रॉप भी होता है, जेड क्रॉप या जायद क्रॉप, ZAID भी कहा जाता है, ZED भी कहा जाता है। जायद क्रॉप्स का मतलब होता है बेटा, ये आपको याद रखना है, समर में आप लोग खाते हो, एकदम गर्मी के सीजन में तरबूज खाते हो, मस्क मेलन खाते हो, वाटरमेलन खाते हो, ककड़ी खाते हो, ये सारे आपके जेड क्रॉप्स में आ जाएंगे। डन। अब आ जाते हैं, कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न का मतलब बेटा ये हॉर्न है, अरे ऐसा होता है ना, सिंह को हॉर्न बोलते हैं, तो बेटा आपका जो साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका के ना नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ऐसा हॉर्न टाइप एक वो बनता है, मैप बनता है, ठीक है, ये जो भी है आपका, मेरा मैप ऐसा ही बनेगा। तो आप याद रखना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल 3 से 4 देश आते हैं, उसको याद रखने की ट्रिक, वो तो देश ही है, तो डी से हो जाएगा जिबूटी, ई से हो जाएगा इथियोपिया, एस से हो जाएगा सोमालिया, ये 3 देश मिलके क्या बनाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्री ने मोदी जी को अपना हाईएस्ट अवार्ड इस साल दिया है, लेटेस्ट में इथियोपिया, आंसर होगा, लिख लीजिएगा इथियोपिया, निशान ऑफ इथियोपिया। डन। अवार्ड का नाम भूलना मत, निशान ऑफ इथियोपिया। अच्छा, ये निशान ऑफ पाकिस्तान पता है ना, निशान पाकिस्तान, कौन मुझे बताएगा पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड, निशान ए पाकिस्तान जो अवार्ड है, भारत का पहला प्रधानमंत्री जिसको दिया गया था, ये तो हमने कवर कर लिया है ना, मोरारजी देसाई, नहीं पता है तो कर लीजिए। और ये आखिरी प्राइम मिनिस्टर भी थे, आज तक केवल एक प्रधानमंत्री को वहां का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, निशान ए पाकिस्तान। अब मैंने ये जो 3 देश बताया, ये जिबूटी, किसी ने सुना भी नहीं होगा कभी देश का नाम, जिबूटी का कैपिटल भी जिबूटी है, लिख लो, इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, जिबूटी। अब एरिट्रिया भी एक देश का नाम है, नाम में ही ट्री आ रहा है, ट्री को काटेंगे तो क्या पड़ती है, मार पड़ती है, असमारा, ये याद रखिएगा, एरिट्रिया का कैपिटल। अच्छा, अब इथियोपिया देश सबको पता है ना, वर्ल्ड का पहला देश जिसने कॉफी उगाया था, इसका कैपिटल क्या है, एडिस अबाबा, कैसर है बाबा, बाबा लोग कॉफी पीते हैं, ऐसे याद रख लेना, ठीक है बेटा। अगला वाला आपका आ रहा है, इन विच स्टेट इंडिया लार्जेस्ट रेनबो ट्रॉट फार्म स्टेब्लिश, बेटा रेनबो ट्रॉट के बारे में बताऊंगा, रेनबो ट्रॉट एक मछली का नाम है, मटन चिकन यहाँ जितने लोग खाते होंगे इनको ये फिश का नाम बिल्कुल मालूम नहीं होगा, मुझे पता है, ये रेनबो ट्रॉट। अच्छा, किसी को मैकेरल मछली नाम सुना है, किसी ने मैकेरल, झींगा, वो ये नहीं है, मेरे को हिंदी में केवल झींगा पता है, हाँ ठीक है, ये मैकेरल। अच्छा, आपका होमवर्क बहुत स्टैंडर्ड है, फिर से ज्योग्राफी में जा रहा हूं मैं, किस क्लाउड को मैकेरल स्काई कहा जाता है, ये आपके एग्जाम ने पूछ चुका है, ठीक है, मैकेरल स्काई ढूंढ के लाना है। फिलहाल मैं वापस आता हूं करंट अफेयर में, कौन सा भारत का राज्य है जो पूरे भारत का सबसे लार्जेस्ट रेनबो ट्रॉट आपका फार्मिंग स्टेब्लिश कर रहा है, तेलंगाना, ठीक है बेटा। याद रखने का तरीका बहुत आसान है, तेल को बेटा, तेल में मछली को फ्राई करते हैं, तो मछली जैसे दिखेगी तेल में चले जाना, ठीक है, और तेल में आलू को भी फ्राई करते हैं। एक और आपका बोनालू फेस्टिवल, बोनालू फेस्टिवल भी तेलंगाना का है, इतना अगर। अच्छा, भारत का पहला 3D टेम्पल भी तेलंगाना में ही, सिद्धिपीठ। अच्छा, मैंने बोला भारत का पहला 3D टेम्पल कहां स्टेब्लिश किया गया था, तेलंगाना। वर्ल्ड का पहला 3D मॉस्क यानी मस्जिद कौन से देश ने स्टेब्लिश किया था। अच्छा, ये 3D मॉस्क, 3D टेम्पल मतलब बेटा 3D के थ्रू सीधे प्रिंटिच कर दिए उसको, आपने देखना 3D प्रिंटिंग की मशीन से ही सब कुछ निकाल देते हैं। भारत का पहला 3D हाउस, 3D प्रिंटेड हाउस, ये सच बता रहा हूं मैं, हाँ, इसको प्रिंट करके बनाया जाता है, इनको यही बोला जा रहा है, इनकी अब आजकल सारी चीज हो गई है, नकली 3D पोस्ट ऑफिस भी बन जाता है। तो ये 3D प्रिंटेड भारत का पहला हाउस कहां बनाया गया था, ये सब बहुत पुरानी न्यूज हो गई है, तमिलनाडु, लेकिन ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, कई बार होता है 3-3 साल पुरानी न्यूज पूछ लेते हैं, बट ये तो कभी चेंज ही नहीं होला, फर्स्ट फर्स्ट वाला तो वैसे भी नहीं भूलना चाहिए। रिसेंटली विच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय ग्रीस, नहीं है, जीसीसी है, जीसीसी नेशंस, ठीक है, गल्फ शील्ड। तो जीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, गल्फ, गल्फ कंट्रीज तो है, कोऑपरेशन भी है। एक चीज आप याद रखना, ये जो आपका जीसीसी है, इसको 1980s में स्टैब्लिश किया गया था। आपको पता है किसी भी देश में, ये इसमें जितने भी 5 या 6 मेंबर्स इसके जो है, गल्फ कंट्रीज किसे कहा जाता है, जिनका उत्पादन तेल में बहुत ज्यादा होता है। सऊदी अरब तेल बहुत ज्यादा निकालती है, कतर तेल बहुत ज्यादा निकालता है, कुवैत तेल बहुत ज्यादा निकालता है, ये सारी की सारी तेल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। डन, उनको गल्फ कंट्रीज कहा जाता है। तो गल्फ कंट्रीज ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या रखा है, गल्फ शील्ड। अच्छा, मिलिट्री एक्सरसाइज की अगर बात कर ही रहा हूं तो कौन मुझे बताएगा, बहुत ही सिंपल, बहुत दिन से मैंने एक चीज नहीं बोला है, दस्तलिक, ये हो जाएगा दस्तलिक, किसका हो जाएगा, उज्बेकिस्तान, भूलिएगा मत। बाकी तो सारी चीजें आपको पता ही होगा। धर्म गार्डियन कौन बताएगा, जापान। वीर गार्डियन, वीर गार्डियन कौन बताएगा, चलो धर्म गार्डियन जापान है, जापान, दोनों गार्डियन जापान में जाना है।
अच्छा, ये ऐसा कोई है बेटा जिसको मिलिट्री एक्सरसाइज यानी नहीं पता? इसको हिंदी में बोलते हैं सैन्य अभ्यास। आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन बता रहा हूं, एसबीआई के मींस का क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य किरण एक्सरसाइज। कौन बताएगा? अगर ऑप्शन में आपको मिल जाता इंद्रधनुष एक्सरसाइज, तो इंद्रधनुष एक्सरसाइज किसके साथ होता है? यूके और इंद्र रशिया, और एविया इंद्रा रशिया। ठीक है बेटा, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं, कौन सी ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक मतलब रूरल बैंक, रोल्ड आउट इंडिया फर्स्ट सोलर एटीएम? त्रिपुरा। त्रिपुरा ग्रामीण रूरल बैंक, इन्होंने भारत का पहला सोलर बैंक, सोलर एटीएम मतलब रिलीज किया है। सोलर सिटी भारत की पहली, बहुत सिंपल है, कौन बताएगा? ये सांची कहां आता है? मध्य प्रदेश। हाँ, तो बेटा आपको पहला सोलर सिटी सबने बता दिया। अब आपको बताना है भारत का पहला सोलर विलेज बाचा, ये भी कहां है? मध्य प्रदेश। कौन मुझे बताएगा भारत का पहला सोलर विलेज 24/7? मतलब वो सोलर विलेज बांचा बनाया गया था, लेकिन उस पूरे विलेज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 24/7 नहीं मिल पा रहा था, वो अपने आप बत्ती चली जाती थी। ये 24/7 वाला मतलब बेटा मोढेरा। मोढेरा कहां आता है? गुजरात। कौन मुझे बताएगा भारत का पहला सोलर पावर प्लांट? 2013 की किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि 10-12 साल हो गए पुराना, लेकिन कभी भी करंट अफेयर चल रहा है, ये सारी चीज कर लिया करो। इस साल आपको याद रखना है, वैसे इस साल का बजट का आपको एक फैक्ट बताना भूल गया, इस साल का बजट का टोटल आउटले क्या था? 53.5 लाख करोड़। इस साल का टोटल आउटले आपका बजट का क्या था? 53 लाख करोड़ रुपए। 53 लाख रुपए नहीं बेटा, 53 लाख करोड़ रुपए, मतलब 12 जीरो। किस किस जगह कितना कितना अलॉट हुआ है, आप बस मोटा मोटा याद रखो। सबसे बड़ा अलॉटमेंट कहां दिया गया है? ट्रांसपोर्ट में 5,98,000 करोड़। उसके बाद डिफेंस में 5 लाख, यानी डिफेंस टॉप 2 में कवर हो रहा है। ये वाली चीज आपको रट्टा मार लेनी है। अब ना आपको पूरा याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं जैसे ये एक याद कर लो, ये एक याद कर लो। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1,09,000 करोड़। ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आप नोटिस किए, ये 6 चीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीजें हैं जिसको 1 लाख से ज्यादा करोड़ बांटा गया है, बाकी सब नहीं है। 8 में भी मैं बोल रहा हूं ये चौथा हेल्थ याद कर लो बस। ठीक है, हेल्थ भी मेरे ख्याल से देखो 1 लाख बटा है ना। देखो बेटा एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, जितना याद करो, वैसे तो पूरी लिस्ट याद कर लो, कोई एक चीज आएगी, बट फिर भी रहता है ना, इतना डेटा याद कैसे रहेगा? कुछ चीजें हैंडपिक कर लो, नसीब रहा बना, नहीं रहा बाकी बनेगा इसी के अंदर से। फिर भी मैं बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, टॉप 2 तो याद ही कर लो, क्योंकि उतना ज्यादा है। एजुकेशन तो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप भूल ही नहीं सकते। उसके बाद फिर भी बता रहा हूं एजुकेशन और हेल्थ, ये आपकी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड वाली चीज हो गई। अब हमारा देश बेटा आईटी और टेलीकम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर के कारण चल रहा है। अब मैं बोल रहा हूं बस हाईलाइटेड वाला 3-4 चीज कर लेने, ठीक है? इसके साथ आपका पूरा का पूरा हमने आज करंट अफेयर की न्यूज आपकी कवर हो गई है। कोई डाउट रहा आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अब